इतिहास विभाग से मैं जया घोष। आज का विषय है इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिस्ट दल का उदय। मुसोलिनी का जन्म एक लोहार परिवार में 1883 में हुआ था। उसके पिता समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे, इसलिए मुसोलिनी भी अपने पिता के विचारों से प्रभावित था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे स्विट्जरलैंड गए। वहाँ उसने ट्रेड यूनियन के गठन के लिए कठोर परिश्रम किए। उसने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किए और समाजवादी पत्रों में कई क्रांतिकारी लेख लिखे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें स्विट्जरलैंड से निकाल दिया गया। वहां से मुसोलिनी इटली वापस आ गए और इटली की जनता में अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करना शुरू कर दिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में प्रजातांत्रिक सरकार का बुरी तरह पतन हो गया और उसके स्थान पर मुसोलिनी के नेतृत्व में तानाशाही सरकार की स्थापना हुई। इटली में मुसोलिनी ने फासिस्ट दल की स्थापना की और इस दल के माध्यम से जनता में फासिस्ट के सिद्धांतों का प्रचार किया। इटली में फासीवाद के उदय के कई कारण थे, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं। पहला तो इटली की जनता में काफ़ी असंतोष था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के समय इटली की सरकार ने तटस्थ रहने का निश्चय किया था, किंतु बाद में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में भाग लिया। इटली ने मित्र राष्ट्रों के युद्ध के बाद इटली को के विशाल भाग को प्रदान करने का आश्वासन दिया था। इन्हीं आश्वासनों के आधार पर इटली ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, किंतु युद्ध के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में इटली के प्रतिनिधि ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने इटली की मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस प्रकार इटली को पेरिस के शांति सम्मेलन में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा कारण इटली की आर्थिक दुर्दशा थी। युद्ध की अवधि में इटली की सरकार ने अपने वित्तीय क्षमता से बहुत अधिक खर्च कर दिए थे, जिसके कारण युद्ध के बाद इटली की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी। राष्ट्रीय ऋण का भार बढ़ गया था। व्यापार, उद्योग, सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में अव्यवस्था आ गई थी। बेरोजगारी बढ़ने से लोग भूखे मरने लगे। उनके पास धन का अभाव था और न रोजगार था और न भविष्य के लिए कोई योजना थी। इस असंतोष और आर्थिक दुर्दशा के कारण लोगों ने उस समय के सरकार की नीतियों की कटु आलोचना की तथा उन्होंने देश के राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन करने का निश्चय किया। फासिस्ट दल का उदय भी इसी असंतोष का परिणाम था। तीसरा कारण समाजवाद का प्रचार था। इटली की शोचनीय आर्थिक स्थिति और देशव्यापी असंतोष का लाभ उठाकर कुछ विरोधी दलों ने जनता में अपने कार्यक्रम एवं सिद्धांतों का प्रचार करना शुरू किया। उनमें लोकप्रिय समाजवादी प्रजातांत्रिक दल था, जिसके सदस्य मार्क्सवाद के समर्थक थे। इस दल के कार्यकर्ताओं में अधिकतर बेरोजगार कृषक, श्रमिक और निम्न मध्यम वर्ग के लोग थे, जो रूस की बोल्शेविक पार्टी के विचारधारा से प्रभावित थे। समाजवादी दल पर मार्क्सवाद का पूरा प्रभाव था। इस विचारधारा के अंतर्गत राष्ट्र सर्वोपरि था। इस विचारधारा का इटली के श्रमिकों एवं कृषकों पर भी प्रभाव पड़ा और समाजवादी दल तथा उसके समर्थकों ने मुसोलिनी के फासिस्ट दल को पूर्ण समर्थन दिया। चौथा कारण विरोधी दलों में एकता का अभाव था। उस समय इटली में विभिन्न राजनीतिक दल थे, किंतु उनमें एकता का काफी अभाव था। उनमें आपसी मतभेद के कारण संसद में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। विभिन्न दलों की संयुक्त सरकार बनने के कारण ये राजनीतिक दल देश की समस्याओं का कोई समाधान ही नहीं निकाल पाते थे। फासिस्ट दल ने अन्य दलों की पारस्परिक फूट का लाभ उठाया और अपने सिद्धांतों का जनता में प्रचार करना शुरू किया। अन्य कारण भविष्यवादी आंदोलन का प्रभाव था। भविष्यवादी विचारधारा का इटली में प्रथम विश्व युद्ध के बाद खूब प्रचार हुआ। उसके बाद लोगों ने
अपना सिद्धांतों को त्याग कर सुंदर भविष्य के नए सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहा। वे प्रथम विश्व युद्ध से मानव जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों का समाधान चाहते थे, जिस कारण वे विश्व को भूतकाल की समस्त बुराइयों से मुक्त करने तथा नवीन संसार की रचना के लिए युद्ध अनिवार्य समझते थे। इसी समय मुसोलिनी उनके बीच नेतृत्व प्रदान करने आए। भविष्यवादी आंदोलन की नई विचारधारा ने इटली के युवा वर्ग को काफ़ी प्रोत्साहित किया और उन्होंने इटली को इस उद्देश्य से सफलता प्राप्त करने के लिए एक दल गठन करने का निश्चय किया, जिसमें मुसोलिनी अपने दल का संगठन किया, जिसे फासिस्ट दल कहा गया। अंतिम कारण सरकार की अयोग्यता और अकर्मण्यता थी। युद्ध के बाद इटली की आंतरिक स्थिति काफ़ी शोचनीय थी। आर्थिक स्थिति बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया था। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य सभी का पतन हो रहा था। बेरोजगारी और अराजकता में वृद्धि होने लगी थी। इटली की तत्कालीन सरकार जनता की समस्याओं का हल करने का कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे थे और ना ही कोई प्रभावी कदम उठा पा रहे थे। 1920 में समाजवादी दल के सहयोग से देश के श्रमिक और कृषकों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने लगभग 100 कारखानों पर अधिकार कर लिया। सरकार ने समाजवादियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने का कोई प्रयास भी नहीं किया। फासिस्टवादियों ने इटली की अयोग्य सरकार की अनुचित और जन विरोधी तथा उदासीन नीतियों का पूरा फायदा उठाया। मुसोलिनी ने जब समाजवादियों का दमन किया तो सरकार ने यह सोचकर कोई कदम नहीं उठाया कि परस्पर संघर्ष से समाजवादी और फासिस्टवादी दलों की शक्ति का अवश्य ही पतन होगा, लेकिन यह सरकार का पूर्णतः गलत अनुमान था और जो आगे चलकर जनता के बीच मुसोलिनी की शक्ति, ख्याति और लोकप्रियता को बढ़ाता गया और शीघ्र ही इटली की सत्ता पर मुसोलिनी का अधिकार हो गया। यदि इटली की तत्कालीन सरकार जनता की समस्याओं को हल करने और विरोधी दलों की शक्ति का दमन करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती तो देश की आंतरिक स्थिति पर शायद काबू पा जाया सकता था। इस प्रकार सक्षम, कुशल, योग्य, दूरदर्शी और परिश्रमी नेता के अभाव में इटली की तत्कालीन गणतंत्रवादी सरकार का पतन हो गया और मुसोलिनी ने इसका पूरा फायदा उठाया तथा मुसोलिनी देश के प्रशासन पर फासिस्ट दल का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस प्रकार मुसोलिनी के नेतृत्व में इन सभी कारणों से इटली में फासिस्ट दल का गठन हुआ।